वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चाइनीज सीरीज 19 फ्लोर का पार्ट 6। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब कैटी, सैम, येंग और मिनी ये सब गए होते हैं ना टाइनजी गेमिंग के ऑफिस में, और वहाँ पे धमका रहे थे कि हमें अपने सीईओ से मिलवाओ वरना हम सारे सबूत लेकर पुलिस स्टेशन चले जाएंगे। तो तब एक मामूली से दिखने वाले स्टाफ ने कहा कि आप जिसकी तलाश कर रहे हैं वो मैं ही हूँ इस कंपनी का सीईओ, जिससे सभी हैरान हो गए थे उस समय। अब आगे देखते हैं कि टाइनजी का सीईओ जिसका नाम थॉमस था वो अपने ऑफिस वाले चेयर पे बैठा होता है और टेबल पे एक फोटो फ्रेम रखी हुई है जिसमें थॉमस शायद दोस्तों अपनी बेटी के साथ खड़ा था। थॉमस कहता है ये पहली बार हुआ कि मैं ऐसी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में हूँ, बताओ तुम लोगों की डिमांड क्या है। इस पे कैटी कहती है कि हम क्या ही चाह सकते हैं, हमारे कोमा में गए दोस्तों को वापस लेकर आ जाइए और हमें इस गेम से मुक्त कीजिए वरना अच्छा नहीं होगा आपके लिए। थॉमस कहता है वैसे मुझे धमकी देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है सच बताऊं तो, पर अब ऐसी सिचुएशन आ गई है तो सुनना पड़ रहा है तुम्हारे मुंह से। तब प्लेयर्स कहते हैं कि आप इतने बड़े कंपनी के मालिक होने के बाद भी एक नॉर्मल स्टाफ की तरह क्यों रह रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे। थॉमस कहता है मुझे अपने स्टूडेंट्स को नजदीक से ऑब्जर्व करना पड़ जाता है, इसीलिए मैं उनसे डायरेक्ट मिलता जुलता हूँ नॉर्मल स्टाफ की तरह और उनके हाव भाव को ऑब्जर्व करता हूँ, जिसपे लोग कहते हैं कि हम कैसे मान ले कि आप सच में सीईओ ही हैं। और तब वो ठीक उसी अंदाज में बोल कर दिखाता है कि मानो या ना मानो ये तुम्हारी मर्जी है, पर जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ। और ठीक यही लाइन दोस्तों थॉमस ने कॉल पे भी इनसे कही थी, तो इनको यकीन हो जाता है कि हाँ ये वही है। तब वो लोग थॉमस का मोटिव जानने की कोशिश करते हैं। वो बताता है कि मैं एक ऐसी वर्ड एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ जिसमें सिर्फ चालाक और बहादुर लोग ही जीत पाए। इस पे कैटी कहती कि मुझे आपकी ये चिकनी चुपड़ी बातों में ना फंसना नहीं है, मैं तो बस ये गेम क्विट करने की सोच रही हूँ और अपने दोस्तों को बचाना चाहती हूँ। थॉमस कहते हैं ठीक है, मैं 2 दिनों में सारे चिप्स निकलवा दूंगा और उन कोमा पेशेंट्स को भी होश में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो कोई शिकायत नहीं है ना तुम लोगों की। तो वो भी कहते नहीं और फिर ऑफिस से आराम से निकल जाते हैं। उन्हें तो यकीन ही नहीं होता कि थॉमस इतनी आसानी से मान गया हमारी बात। इसके बाद सैम कैटी को बताता है कि आज पता है मैं गया हुआ था माइक्रो टेक्नोलॉजी में और वहाँ पे मैंने चैंग की एक फोटो देखी जिसमें ये थॉमस भी था, यानी इन दोनों की कंपनीज का आपस में जरूर कोई गहरा रिश्ता है। इसके साथ ही तुम्हारे डैड चैंग के कंपनी के सीनियर इंजीनियर थे और उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। अब उनके बारे में कुछ पता चल सके दोस्तों तो इसीलिए कैटी और सैम जाते हैं कैटी के डैड के क्वार्टर में, मगर वहाँ पे वो होते ही नहीं और साथ ही कोई काम की चीज भी इनको नहीं मिलती। अब इधर टाइनजी का मैनेजर थॉमस से पूछता है क्या हम सच में ये गेम स्टॉप करने वाले हैं। थॉमस कहता है कि तुमने ही तो कहा था ना कि हमारे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आई है और वैसे भी ये एक दूसरे को मारने वाले गेम में कुछ खास मजा नहीं आ रहा, हमें कुछ और मजेदार करना होगा। अब अगले दिन की बात है दोस्तों, येंग सिन्हा से मिलता है कैंटीन में और ब्रेकफास्ट के दौरान कहता है पता है क्या, मैंने जिस गेम के बारे में बताया था ना उसमें बहुत ही रिस्क है, इसलिए हमने उस गेम से निकलने का कोई रास्ता खोज लिया है, पर एक दिक्कत आ रही है। वो जो 7th प्लेयर है ना उससे मैं रियल में मिलना चाहता हूँ पर आज तक मिला नहीं और मुझे बड़ी चिंता हो रही है उसकी। मैं चाहता हूँ कि वो भी हमारे साथ इस गेम से एग्जिट कर ले, पर दिक्कत यहाँ ये आ रही है कि मैं उस तक ये बात पहुँचाऊँ कैसे। तो इस पे सिन्हा कहती है कि देखो तुमने अभी तक उसके बारे में मुझे जितना कुछ बताया है तो उसके हिसाब से तुम्हें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में उसको ढूंढना चाहिए। उस गेम में ज्यादातर लोग हमारे ही कॉलेज के हैं, तो हो सकता है तुम्हारी ड्रीम गर्ल भी इसी में से कोई हो। इसके बाद तो येंग तुरंत ही पागलों की तरह स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में 7th प्लेयर को ढूंढने में लगा होता है। उसे वो तो नहीं मिलती दोस्तों, पर वो सिन्हा को देखता जरूर है जो उसको देखकर मुस्कुरा रही होती है, जिससे उसको ये लगता है कि सिन्हा मुझे देखकर मेरा मजाक उड़ा रही है। वहीं दोस्तों मिनी की जान पहचान वाला वो डिलीवरी बॉय कॉलेज में खाना पहुंचाने आया था, पर गलती से वो जरा सा नीना से भिड़ जाता है, जिससे होता यह है कि नीना का फोन गिरकर टूट जाता है। अब डिलीवरी बॉय की हालत खराब, तो वो फोन पे से नीना को कुछ पैसे ट्रांसफर करने की बातें करता है ताकि वो अपना फोन रिपेयर करवा ले, मगर वॉलपेपर पे नीना देखती है कि डिलीवरी बॉय के साथ मिनी की फोटो है, मतलब उस डिलीवरी बॉय के फोन के वॉलपेपर में। तो वो एक चाल चलती है और कहती है जरा अपना फोन देना, पहले मैं तुम्हारे फोन से अपने फोन पे कॉल करके चेक तो कर लूं कि कॉल आ भी रहा या फिर नहीं। पर दोस्तों वो अपने नंबर पे फोन करने के बजाय लगा देती है फोन मिनी के नंबर पे, और उधर से मिनी कहती है हाँ भैया क्या हो गया। तो नीना कहती है तुम तो वही इन्फ्लुएंसर हो ना मिनी, ये तुम्हारा भाई है ना। अब इनकी बातचीत चली रही होती है, तभी कैटी अपने डॉम में फ्यूचर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऑनलाइन रिसर्च कर रही थी। तभी वहाँ पे आती मिनी जो कि गुस्से में अपना पर्स फेंक देती है। कैटी उससे पूछती क्या हो गया, वो कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ, पर कैटी समझ जाती है दोस्तों कि मिनी किसी बात से परेशान जरूर है। दूसरी ओर सिन्हा और येंग एक ही जगह पे बैठे होते हैं, तो येंग थक कर बैठा हुआ होता है और सिन्हा खड़ी थी। उसकी छोटी बहन ने उसकी रिकवरी के लिए एक प्यारा सा सॉन्ग वीडियो बनाकर भेजा था, जिसको सिन्हा बड़े गौर से देख रही होती है। तो तभी येंग सिन्हा की आंखें नोटिस कर लेता है और उसके मुंह से निकल जाता है 7th प्लेयर, और सिन्हा भी कह देती है कि हाँ बोलो। बस दोस्तों
उसकी पोल खुल जाती है कि वही 7th प्लेयर है। यंग पूछता है क्या तुम सच में वही हो जिसपे मैं इतना फिदा हूँ? तो सिन्हा कहती है क्यों, अच्छा नहीं लगा क्या? तुम्हारी ड्रीम गर्ल एक डिसेबल्ड लड़की अच्छा नहीं लगा तुम्हें? अब सिन्हा को तो लग रहा था दोस्तों कि अब यंग उसके लिए स्पेशल फील नहीं करेगा, इसीलिए वो नाराज होकर चली जाती है क्योंकि वो अपनी डिसेबिलिटी की वजह से काफी इनसिक्योर थी। इसके बाद हम कैटी और सैम को देखते हैं जो कि कॉलेज कैंपस में ही एक जगह पे मिलते हैं, जहाँ पे ये डिस्कस करते हैं कि थॉमस का इतनी आसानी से मान जाना, ये बात कुछ गड़बड़ हो रही है। मतलब वो इतनी आसानी से कैसे मान गया, वो जरूर कुछ ना कुछ करने वाला है। तभी दोस्तों ये दोनों नोटिस करते हैं मिनी और डिलीवरी बॉय को। वो मिनी के लिए कुछ फ्रूट्स लाया था और मिनी कह रही थी मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, तो मेरी फिक्र क्यों करते हो ये बताओ, और प्लीज मुझसे मिलने मत आया करो, मैंने कितनी बार कहा है। अब दोस्तों इन दोनों के बीच क्या बात है आगे पता चल जाएगी, लेकिन अब जब मिनी इस तरह से डिलीवरी बॉय को कह रही है ना, तो इनको लगता है कि ये डिलीवरी बॉय जरूर मिनी का क्रेजी फैन होगा। पर इन्हें क्या पता था कि वो तो उसका भाई है। दोस्तों मिनी तो गुस्से में चले जाती है, मगर उसका भाई छत पे जाकर कूदने की कोशिश करता है, मगर सैम उसको बचा लेता है एंड टाइम पे। तो मिनी का भाई खुद बताता है कि अरे मैं मरने नहीं जा रहा हूँ, मुझे छोड़ो, मैं चिल्लाने के लिए आया हूँ यहाँ पे सिर्फ, ताकि अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल पाऊं। इसके बाद इनको पता चल जाता है दोस्तों कि मिनी अपने भाई को पसंद नहीं करती, मगर उसके भाई को उसकी परवाह है, इसीलिए वो उसको मिलते जुलते रहना चाहता है। उसके जाने के बाद सैम नोटिस करता है कि मेरी स्माइली फेस वाली स्टैम्प कहीं खो गई है, तो वो उसे ढूंढने लग जाता है। कैटी पूछती क्या ढूंढ रहे हो, वो बता भी देता है और फिर भी कैटी को कुछ याद ही नहीं आता अपने बचपन के बारे में, क्योंकि बचपन में वो एक्चुअली कैटी ने उसको दिया था। तो तब सैम उसको थोड़ा और बताता है कि ये ना बचपन में मुझे एक लड़की ने दिया था और कहा था कि इस स्माइली स्टैम्प की तरह मैं भी हमेशा स्माइल करता रहूं। फिर भी कैटी को कुछ याद आता ही नहीं। वो तो ये कहने लगती है कि बचपन की चीज को तुम अब तक अपने साथ लिए घूम रहे हो, बताओ यार। जिससे सैम उदास हो जाता है कि कैसी है ये। वो उस टाइम के लिए तो चला जाता है, पर रात में वापस ढूंढने आता है कि कहाँ खो गया वो। और तभी दोस्तों हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब सैम के डैड की मौत हो गई थी ना एक्सीडेंट में, और उसकी मॉम उसको लेकर दूसरे शहर जा रही थी काम के तलाश में। तो तब जाने से पहले सैम कैटी से मिलने के लिए आया था। उसको जाते देखकर कैटी रोने लग गई थी, और तब सैम ने उसके हाथों पे भी स्माइली स्टैम्प मार के कहा था कि करो ना स्माइल, रो क्यों रही हो, मैं तुमसे मिलने के लिए दोबारा जरूर आऊंगा फ्यूचर में। तो कैटी ने पूछा भी था कि तुम अपनी बात से मुकरोगे तो नहीं ना? सैम ने कहा था बिल्कुल नहीं। लेकिन दोस्तों प्रेजेंट में तो कैटी को कुछ याद ही नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और देर रात सैम उस मिस्टीरियस पर्सन से अपने कंप्यूटर पे टेक्स्ट मैसेज टाइप करके हमेशा की तरह जो बातें होती है वही करता है। सैम उसे बताता है कि कैसे टायनजी ने चिप निकालने की बात पे सहमति जता दी है, वो भी इतनी आसानी से, लेकिन मुझे बहुत ही गड़बड़ लग रही है इसके पीछे। तो वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है कि इतनी आसानी से टायनजी पे यकीन मत करना, चौकन्ना रहना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अगले दिन की बात है, सारे प्लेयर्स जाते हैं टायनजी गेमिंग के ऑफिस, जहाँ पे आज उनके कोमा वाले चारों दोस्तों के ब्रेन से वो चिप निकाले जाने वाला है। यहाँ सैम अकेले में कैटी को लेके जाता है और कहता है मुझे बस एक चिंता सताई जा रही है, अगर चिप निकाले जाने पे हमारी पास्ट की कोई मेमोरी भी डिलीट हो गई तो क्या होगा, सोचा है कभी? देखो कैटी, बात ऐसी है कि मैं तुम्हारे साथ बिताए हुए एक भी पल को भूलना नहीं चाहता। तो दोस्तों कैटी सैम के हाथ पे 5 बार टैप करती है, जिससे सैम के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, क्योंकि ऐसा तो वो बचपन में भी क्या करती थी। यानी कि कैटी को भी सारी बातें याद थी दोस्तों। साथ ही वो स्माइली फेस वाला रबर स्टैम्प को देते हुए कहती है मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, कभी भी नहीं भूल सकती। यानी दोस्तों कल वो रबर स्टैम्प कैटी नहीं उठा लिया था, इसलिए वो स्टैम्प सैम को नहीं मिला था। इसके बाद तो चारों कोमा पेशेंट वालों की चिप निकालने के बाद कैटी और बाकी लोगों के ब्रेन से भी चिप निकालने की तैयारी होती है। मिनी बड़ी खुश थी, वो कहती है चलो इसके बाद हमें ये गंदे नाइटमेयर्स तो नहीं आएंगे, मैं तो मस्त दिन रात पार्टी करूंगी इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए। यंग कहता है तुम्हारा तो सही है यार, पर मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई झगड़ा करने में ही बिजी रहूंगा। तो सिन्हा टॉन्ट करते हुए कहती है मैं तो एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड देखूंगी अपने लिए जो सच में मुझसे प्यार करता हो, ये मेरी डिसेबिलिटी से वो घबराए नहीं मतलब। यंग कहता है मैं ही तो हूँ वो। वही अंकल लिन कहते हैं कि मैं तो शादीशुदा हूँ ही, अब मैं बेबी प्लान करके प्यारी सी फैमिली बनाना चाहता हूँ, और तुम क्या चाहती हो कैटी? तो कैटी दोस्तों प्यार से सैम का हाथ पकड़ लेती है, जिससे सभी समझ जाते हैं कि ये दोनों भी आगे साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। कुछ ही देर में इनके दिमाग में लगे इलेक्ट्रिकल हेलमेट टाइप जो इक्विपमेंट था, उसकी वजह से सारे लोग बेहोश हो जाते हैं, और इसके बाद जो होता है ना दोस्तों, इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये तो सर्कस वाले गेम के सेकंड पार्ट में पहुंच जाते हैं। हाँ आपको याद होगा, जहाँ मिनी के हाथ पैर बंधे हुए हैं और बाकी सब ऐसे ही होते हैं, पर सैम मिसिंग है यहाँ पे, जिससे कैटी बड़ी भड़क जाती है और कहती है थॉमस मुझे पता है तुम देख सकते हो हमें, जब तुम्हें हमें इस गेम से आजाद करना ही नहीं था तो फिर ये नाटक क्यों किया? जिसपे थॉमस बताता है कि जिस दिन सैम हमारे कंट्रोल रूम में घुसा था ना, उस दिन उसने काफी कुछ छेड़छाड़ कर ली थी, जिससे हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई थी और प्लेयर्स का सारा डेटा उड़ गया था, इसीलिए हम उस रात गेम कंटिन्यू नहीं कर पाए। मैं तो काफी परेशान था कि मैं क्या करूंगा, पर अगले दिन तुम लोग खुद ही आ गए मेरे पास डील करने के लिए, तो मैंने भी दिखावे के लिए तुम लोगों की हाँ में हाँ मिला दी, और अभी जो हेलमेट लगाए है ना, उसी से तुमको सारा डेटा तुम्हारे ब्रेन की चिप में रिस्टोर किया जाएगा,
जिसकी वजह से अब तुम लोगों को फिर से ये गेम जारी रखना होगा। तो इसके बाद कैटी पूछती कि तुमने सैम के साथ क्या किया, वो कहाँ पे है। थॉमस कहता है उसका पता तुम्हें जल्द ही चल जाएगा, पहले गेम तो शुरू करो। तो कैटी तो साफ इनकार कर देती है कि मुझे खेलना ही नहीं है ये गेम। तो थॉमस कहता है मुझे दो चीजों से बहुत ही नफरत है, पहला किसी भी काम को अधूरा छोड़ना, और दूसरा जब कोई मुझे धमकाता है तो मेरा दिमाग सटक जाता है। हाँ, पर जब कोई गेम के सारे रूल्स फॉलो करता है तो मुझे बहुत ही आनंद आता है, पता है तुम्हें। चलो मैं इस गेम का नियम तुम्हें जल्दी बता देता हूँ। तो मिनी के सर के ऊपर एक चेन सॉ लटक रहा है, जो कि गेम स्टार्ट होने पे धीरे धीरे नीचे आता रहेगा। पास ही में 2 साइकिल रखी हुई है, और तुम लोग उसको 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा की स्पीड पे चलाते हो तो चेन सॉ ऊपर जाते जाएगा, और जब वो एकदम से ऊपर चला जाएगा तो मिनी सेव हो जाएगी। लेकिन अगर उससे कम की स्पीड पे चलाते हो तो वो मिनी की ओर बढ़ता जाएगा और फिर उसको काट कर देगा खत्म। हाँ, पर यहाँ पर एक कंडीशन भी है कि जो 2 साइकिल है ना, वो बिल्कुल एक ही स्पीड पे चलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्पीड में जा रहा है और एक स्लो। साथ ही मिनी को भी एक स्पेशल पावर दी गई है दोस्तों। उसके हाथ में एक बटन है, अगर उसको लगेगा कि ये लोग सही से गेम नहीं खेल रहे हैं और मेरी जान को खतरा है तो वो बटन दबाकर खुद को बचा सकती है। इससे होगा ये कि वो तो बच जाएगी, मगर बटन दबाते ही दोनों साइकिल में लगे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएंगे, जिससे वो दोनों प्लेयर का पत्ता साफ। तो वो मिनी को कहता है कि देखो तुम 2 प्लेयर्स को चुन लो साइकिल चलाने के लिए, क्योंकि 2 और प्लेयर्स को दूसरी साइड जाना होगा गेम खेलने के लिए। जिससे कैटी को समझने में देरी नहीं लगती कि दूसरे साइड में सैम को बांध कर रखा गया होगा। इसीलिए वो यहाँ पे येंग और सिना को छोड़ देती है और खुद अंकल लिन के साथ दूसरे साइड जाती है, जहाँ पे ग्लास के अंदर सैम को बांध के रखा गया है दोस्तों। जिसमें गेम स्टार्ट होते ही पानी भरना शुरू होने वाला है। अब सैम को पानी में डूबकर मरने से बचाने के लिए अंकल लिन और कैटी को ब्लॉक्स गेम खेलना था, जिसमें इन्हें बिना ब्लॉक्स के टावर को गिराए 10 ब्लॉक्स निकालने थे। और जाहिर सी बात है कि पानी टैंक में भरने से रोकने के लिए पानी गिरने से ज्यादा जल्दी ब्लॉक्स निकालने होंगे, मतलब इनको बहुत फास्ट काम करना होगा दोस्तों। और सारे प्लेयर्स मिलकर थॉमस को खूब गाली देते हैं कि तुमने हमारे साथ धोखा किया, पर इससे थॉमस को कोई फर्क पड़ता ही नहीं। वो इन्हें गेम पे फोकस करने को कह देता है। साथ ही वो सैम के हाथ में भी एक रिमोट कंट्रोल देता है कि अगर तुम खुद को बचाने के लिए दोनों की जान लेना चाहते हो तो इसको दबा देना, इससे ब्लॉक्स टावर टेबल पे लगा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा और ये दोनों मारे जाएंगे, तुम बच जाओगे। पर उस रिमोट को दोस्तों तुरंत ही सैम फेंक देता है, क्योंकि वो कैटी और लिन को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। कैटी सैम से कहती है कि तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना। वो कहता है कि हाँ। इसके बाद दोस्तों कैटी ब्लॉक्स निकालने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है ना, वैसे ही कई सारे ब्लॉक्स अलग अलग जगहों से गायब हो जाते हैं, जिससे कैटी शॉक्ड हो जाती है। और तभी अनाउंसमेंट करके थॉमस बताता है, ये मैंने गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किया था, इससे टावर के गिरने के ज्यादा चांसेस हैं। और तब दोस्तों कैटी बिल्कुल शांत दिमाग से एक एक करके ब्लॉक्स निकालना शुरू करती है। वो खुद तो बड़े सावधानी से ब्लॉक निकाल रही होती है, साथ ही अंकल इनको भी गाइड करती है। और पानी अभी तक दोस्तों सिर्फ सैम के घुटने तक ही पहुंचा था। अब इन्हें सिर्फ 2 ही ब्लॉक्स निकालने थे, और ये चीज थॉमस से देखा नहीं जाता कि ये तो सही काम कर रहे हैं। तो वो कैटी के दिमाग के साथ खेलना शुरू कर देता है। वो पता है उसके दिमाग में ये बात डालना शुरू कर देता है कि तुम अभी तक जिन भी लोगों को बचाने की कोशिश की है ना, तुमने उन्हें बचाने में कामयाब नहीं हुई हो, क्योंकि तुम्हारे बस का कुछ है ही नहीं। साथ ही वो विजुअल्स चलाता है, पहले कैटी की मॉम की कार एक्सीडेंट का, फिर जेनी का, फिर इसके बाद मैक्स का, जिससे दोस्तों कैटी काफी इमोशनली डिस्टर्ब हो जाती है। जिसके बाद वो जब नेक्स्ट ब्लॉक को निकालने की कोशिश करती है तो पूरा टावर ही गिर जाता है और वहां से गायब, यानी वो एक बार फिर फेल हो गई। साथ ही वो पानी अचानक से बढ़ते बढ़ते सैम की कमर के ऊपर तक पहुंच जाता है। दूसरी ओर दोस्तों सिना और येंग भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। वो लोग तो ये लेवल जीतने वाले थे कि तभी सिना के माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए उसके माइंड में एक सीन चल जाता है, जहाँ एक बार क्या हुआ था, वो तलवारबाजी चैंपियनशिप में गई थी, पर पैर में अचानक दर्द की वजह से वो हार गई थी, और यही सीन उसको दिख जाते हैं। इस चीज से सिना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और वो साइकिल का पैडल मारना रोक देती है, जिससे वो चेन सॉ तेजी से नीचे आ जाता है और मिनी चिल्लाने लग जाती है कि क्या कर रही हो, मेरी जान लोगी क्या, जल्दी करो। वहीं सिना तो कहती है कि मैं अब और नहीं चला सकती। वहीं दोस्तों येंग उसको और मोटिवेट करने में लगा होता है, मगर सिना को तो येंग की बातें सुनाई ही नहीं देती, क्योंकि उसके दिमाग में तो बस वही जहाँ वो चैंपियनशिप हारी थी ना, उसकी बात चल रही है। क्योंकि दोस्तों सिना की मॉम का सपना था कि कम से कम मेरी बेटी तो चैंपियनशिप जीत जाए, क्योंकि उसकी मॉम नहीं जीत पाई थी इसीलिए। और अब सिना के दिमाग में ये बातें भी आती है कि मैं तो अब ऐसी हो गई हूँ, मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगी रियल वर्ल्ड में, तो मुझे लगता है मैं अपनी मॉम का सपना कभी पूरा नहीं कर पाऊंगी। और यही सोच सोच कर वो और ज्यादा निराश हो जाती है। उधर कैटी के दिमाग में भी चल रहा था दोस्तों कि जब मेरी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था और उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया, तो एक तरफ तो डॉक्टर मेरी मॉम का इलाज करने में जुटे हुए थे और दूसरी ओर मैं यही ब्लॉक्स वाले गेम खेल रही थी,
अगर मैं 7 ब्लॉक्स बिना टावर गिराए निकाल लेती तो गॉड मेरी मॉम की जान नहीं लेते, मगर उसमें मैं कामयाब नहीं हो पाई थी और मेरी मॉम की जान चली गई थी। मैं कभी किसी की जान बचा ही नहीं सकती। इस तरह दोस्तों उसके दिमाग में भी ये सारी चीजें आ जाती हैं और इससे होता यह है कि बार बार 3 से 4 बार पूरी तरह से वो गिर जाता है नीचे टावर, जिसकी वजह से सैम के गले तक पानी पहुंच जाता है। मगर फिर भी सैम ना तो गुस्सा करता है और ना ही चिढ़ता है। वो बस कैटी से कह रहा होता है कि मुझे तुम पे पूरा यकीन है, तुम आराम से शांत होकर ये करो, हो जाएगा। दूसरी ओर दोस्तों मिनी भी हिम्मत नहीं हारती, जबकि चेनसो काफी नजदीक आ गया होता है उसको डर भी लग रहा था, मगर वो बटन नहीं दबाती क्योंकि उसके पास ये ऑप्शन है ना कि वो बॉम्ब से दोनों को उड़ा दे और खुद बच जाए, पर वो ये नहीं करती। वो येंग को कुछ करने को कहती है तो येंग साइकिल से उतरकर सिना के पास जाता है, उसको होश में लेके आता है, उसे यकीन दिलाता है कि तुम कर सकती हो, हार मत मानो। तब जाकर दोस्तों फिर से ये दोनों एक ही स्पीड में साइकिल चलाना शुरू कर देते हैं और फिर धीरे धीरे करके अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं, जिससे होता ये कि चेनसो भी वापस ऊपर की ओर जाने लग जाता है और फिर एक टॉप पे पहुंच जाता है, जिससे कि वो लोग जीत जाते हैं। इधर आखिरी बार कैटी भी पूरी कोशिश करती है सैम को याद करके, वो उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करती है और उसे खोना नहीं चाहती, इसीलिए आखिरी बार वो टावर को बिना गिराए 10 ब्लॉक सक्सेसफुली निकाल लेती है। फिर जब वो खुशी से सैम की ओर देखती है ना तो उसे पता चलता है कि मैंने इसे क्लियर करने में काफी टाइम लगा दिया, क्योंकि दोस्तों अब तो पानी सैम के सर के पार चला गया था, बुरी तरह से तड़प रहा था वो। तो कैटी कहती है अब तो मैंने ब्लॉक्स वाला गेम जीत लिया है ना, थॉमस को कहती है वो, तो सैम को आजाद करो। थॉमस कोई रिस्पॉन्स नहीं देता दोस्तों। वहीं दूसरी ओर से सिना, मिनी और येंग आ जाते हैं। वो लोग भी ये देखकर हैरान कि सैम बाहर क्यों नहीं आया अभी। तभी गेम ओवर होने की अनाउंसमेंट हो जाती है। इसके बाद कैटी की नींद खुलती है अपनी ग्रैंड माँ के घर पर। वो जागते काफी हड़बड़ा जाती है। उसकी आवाज सुनकर ग्रैंड माँ आती है और बताती है तुमने कल रात बहुत पी रखी थी क्या? 2 लड़कियां तुम्हें यहाँ तक छोड़ने आई थी। पर इससे अभी कैटी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उससे तो चिंता हो रही थी गेम के आखिर में हुआ क्या सैम बचा या नहीं, क्योंकि कैटी को कुछ क्लियर याद नहीं आता दोस्तों। वो लगाती है डायरेक्ट सैम को कॉल और उसकी धड़कनें काफी बड़ी भी होती है, मतलब उसको लगता है वो फोन उठाएगा कि नहीं। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि मिनी अपना दिमाग लगाती है और साइकिल पर लगे बॉम्ब को ले आती है और उसके पास उसका रिमोट तो था ही। तो वो लोग उस बॉम्ब को सैम के नजदीक रखकर खुद दूर हो जाते हैं। फिर बटन दबाकर धमाका करते हैं जिससे सैम का गिलास टूट जाता है और सारा पानी बह जाता है और ये लोग सैम को फिर से जमीन पे लेके आ जाते हैं। उसको जगाने की कोशिश करते हैं पर कोई फायदा नहीं होता दोस्तों। फिर कैटी पहले तो सैम के सीने पे प्रेशर डालती है और उसके बाद उसके माउथ टू माउथ सीपीआर देती है, जिससे कुछ ही देर में होता यह है उसे होश आ जाता है और इस बार ये सारे के सारे प्लेयर्स सही सलामत गेम से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन कैटी को याद नहीं था कल रात सैम बच गया था, इसलिए वो डर रही थी फोन करके कि कॉल उठाएगा भी कि नहीं। कैटी का कॉल सैम पिक कर लेता है और बताता है अभी तो मैं अपने रूम में हूँ, लगता है टाइनजी वालों ने हमें हमारे घर तक पहुंचा दिया था। फिर वो थैंक यू कहता है कैटी को अपनी जान बचाने के लिए। और तभी दोस्तों ग्रैंड माँ कैटी को आवाज लगाती कि देखो ना ये पार्सल आया है तुम्हारे लिए। जब कैटी बाहर निकलती है तो देखती है कि उसकी ग्रैंड माँ एक हेडसेट पहन रही है, तो वो तुरंत ही उनको रोक देती है और उस हेडसेट को देखती है दोस्तों तो वो था एक हेड मसाजर, मगर उस पे भी 19 लिखा हुआ था, यानी कि ये पक्का टाइनजी वालों ने ही भेजा होगा। तो कैटी ग्रैंड माँ को इसको पहनने से सख्त मना करती है और बाहर निकलती है देखने के लिए कि इसे किसने पहुंचाया। तो उसे स्कूटर से एक डिलीवरी बॉय जाता हुआ दिख जाता है, जिससे कैटी काफी परेशान कि ये था कौन अब। वहीं सैम उस मिस्टीरियस पर्सन से टेक्स्ट में मैसेज पूछता है कि तुम आखिर हो कौन, तुम मेरी हेल्प तो कर रहे हो मगर अपनी आइडेंटिटी क्यों नहीं बता रहे हो। तो सामने से जवाब आता है कि मैं टाइनजी में काम कर चुका हूँ, अगर किसी भी तरह उन्हें पता चला कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ तो मुझे नहीं छोड़ेंगे वो। अब आगे जब ये लोग कॉलेज में जमा होते हैं तो सभी आज सुबह की अपनी अपनी स्टोरी बताते हैं। ये इनके घर पे जुआ खेलने वाली इलेक्ट्रॉनिक टेबल का पार्सल आया था, जुए में जीतने के लिए एक हेडसेट का यूज करना था, उस पे भी 19 लिखा हुआ था। तो वो कहता है कि ये देखकर तो मैंने उसे फौरन तोड़ दिया, जिसकी वजह से मैं अपने डैड से मार खाते खाते बचा। वो मुझ पे काफी नाराज हुए पता है। वहीं मिनी बताती है कि मेरे भाई को एक इलेक्ट्रॉनिक वॉच रिसीव हुई थी पर मैंने उसे फेंक दिया। सिना बताती है कि मेरी छोटी बहन को भी इस तरह का एक पार्सल रिसीव हुआ था और अंकल लिन बताते हैं कि मेरी वाइफ को भी। इससे सभी समझ जाते हैं कि इन बातों को हम हल्के में नहीं ले सकते। ये एक तरह से टाइनजी वालों की चेतावनी है कि अगर हम उनके हिसाब से नहीं चले तो वो हमारी जान तो ले ही सकते हैं, साथ ही हमारी फैमिली मेंबर्स को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी ओर दोस्तों टाइनजी के सीईओ थॉमस लास्ट गेम को बारीकी से देख रहा था, किस प्लेयर ने कब कैसे रिएक्ट किया, सारा कुछ वगैरह। फिर वो अपने मैनेजर से कहता है कि गेम में इतना डेंजर भरने के बाद भी वो सामने क्यों नहीं आया और यहाँ पे ये लोग किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, ये तो हमें नहीं पता। मगर आगे थॉमस ऑर्डर देता है कि सारे प्लेयर्स पे नजर रखवाओ, चेक करो सभी को। फिर हम कैटी को अपने डॉम में देखते हैं जहाँ वो अपनी फैमिली फोटो देख रही है। जब वो उसे टच करती है तो अंदर उसे फील होता है। वो फ्रेम खोलती है तो उसमें से उसे एक की मिलती है, यानी कि चाबी। पर ये किस ताले की है ये कैटी को याद ही नहीं आ रहा था दोस्तों। वहीं क्लासरूम में येंग बड़ी मेहनत से सिना के लिए एक चेयर बनाता है, बढ़िया वाली, जिसपे वो आराम से काम कर सके। तो वहीं पे मौजूद सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि वाओ, येंग सिना की कितनी केयर करता है, काश हमारा बॉयफ्रेंड भी
हमारी इतनी केयर करता। देखो ना, हमारे बैठने के लिए तो सिर्फ स्टूल है। और तभी दोस्तों वहाँ पे सीना आती है। यंग उसे खुशी खुशी बताता है कि देखो ये चेयर मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है, और ये देखो मैंने इस पे तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। मैंने दोनों साइड हैंडल भी दिया है ताकि तुम हैंडल को पकड़कर उठने में तुम्हें आसानी हो। लेकिन ये देखकर उसका पारा हाई हो जाता है। वो उस पे चिल्लाकर निकल जाती है वहाँ से। अब येंग को समझ नहीं आता कि मुझसे क्या गलती हो गई। वहीं जब सिना अपने डॉम में जाती है दोस्तों, तो उसे एक गिफ्ट रिसीव होता है। वो एक क्यूट सी डायरी होती है जिसमें ताला और चाबी भी है। उसे खोलने पे सिना को पता चलता है कि ये तो मिनी ने मेरे लिए रखा है। उस डायरी में मिनी ने लिख रखा था कि तुमने गेम में मेरी जान बचाई, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? अब ये देखकर तो सिना हंसने लग जाती है कि ये मिनी कितनी ओल्ड फैशन है यार, पर प्यारी भी है। और ये चीज देखकर दोस्तों कैटी को भी एक ऐसी ही डायरी की याद आ जाती है जो कि उसने बचपन में अपने डैड को दी थी। जिसके बाद वो जाती है अपने डैड के क्वार्टर में, और वहाँ पे ढेर सारी बुक्स में उसे एक बुक ऐसी मिलती है जिसके अंदर काफी सारे पेजेस काट कर उसके डैड ने डायरी में छुपाए हुए थे। फोटो फ्रेम में उसे जो चाबी मिली थी ना, वो इसी डायरी की थी। दरअसल पिछली बार जब वो सैम के साथ क्वार्टर आई थी, तो यहाँ पे उसे अपनी फैमिली की फोटो फ्रेम मिली जिसमें छोटी सी कैटी स्माइल करते हुए अपनी मॉम डैड के साथ खड़ी है। तो तब सैम ने कहा था, इसमें तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो, इसे अपने पास रख लो। तो ये बात थी वैसे पास्ट की। अब उस चाबी से दोस्तों जल्दी कैटी डायरी में लगे ताले को खोल देती है, और अंदर फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे बेटा। दरअसल ये डायरी कैटी ने अपने डैड के बर्थडे पे गिफ्ट की थी जब वो काफी छोटी थी। ये चीज उसके डैड को बहुत ही पसंद थी, और तभी से उन्होंने इस डायरी को बहुत ही संभाल के रखा था। इसमें उन्होंने कई सारी चीजें लिख रखी थी अपनी बेटी और अपनी बीवी के बारे में, जिसे पढ़कर कैटी इमोशनल हो जाती है। फिर लास्ट में उसे उस डायरी में से एक चिप भी मिलती है जिसे लेकर वो सीधा जाती है सैम के डॉम में। पर दरवाजा खोलती है दोस्तों नीना, जो कि अपने ग्रेजुएशन थीसिस एक बार सैम से रिव्यू करवाने के लिए आई थी। तो कैटी सैम को उसके कंप्यूटर रूम में लेकर जाती है और सारी बातें बताती है कि देखो ना, ये चिप मुझे कहाँ और कैसे मिली, मगर इसमें पासवर्ड डाले हुए हैं और खुल नहीं रहा, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गई, कुछ करो। जिसपे सैम बड़ा खुश होता है कि कैटी मुझ पे कितना यकीन करती है ना। वो कहता है मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जो पासवर्ड क्रैक कर लेता है। पर जैसे ही दोस्तों ये प्रोसेसिंग होने लगती है ना, वैसे ही नीना सैम को आवाज लगाकर बुला लेती है, और इतनी देर में कैटी देख लेती है कि सैम के कंप्यूटर में उस मिस्टीरियस पर्सन का मैसेज आ गया था। वो मैसेज क्या था ये तो नहीं पता, मगर उसको देखकर कैटी का मूड ऑफ हो जाता है। उसे लगता है कि सैम भरोसे लायक आदमी ही नहीं है। मैं इसे सारी बातें बताती हूँ और ये मुझसे चीजें छुपा रहा है। इसीलिए वो अपने डैड की चिप ले लेती है और चली जाती है वहाँ से। सैम उसे रोकने की कोशिश भी करता है, पर वो नहीं रुकती, जिससे सैम को लगता है कि ये जो भी कैटी अपसेट हुई है ये पक्का इस नीना की वजह से हुई है। और वो नीना से साफ साफ कह देता है कि अगर कोई हेल्प चाहिए होगी तो कॉलेज में ही करवा लेना, इस तरह मेरे रूम में मत आना कभी भी। दूसरी ओर दोस्तों मिनी येंग की मदद करती है उसकी गलती समझाने में। वो कहती है तुम अपनी ओर से ठीक कोशिश कर रहे थे सिना की हेल्प करने में, मगर सिना को तुम्हारी हेल्प की नहीं बल्कि तुम्हारे प्यार की जरूरत है। वो चाहती है कि जैसे तुम गेम में उसे ट्रीट करते हो ना, वैसे ही रियल लाइफ में भी करो। बार बार उसे उसकी डिसेबिलिटी के बारे में याद मत दिलाओ। और कैटी जब अपने डॉम में पहुंचती है तो सैम उसे कॉल करता है, समझाने की कोशिश करता है कि देखो तुम गलत समझ रही हो, मेरा नीना के साथ कोई चक्कर नहीं है। फिर वो उसे चिप के बारे में पूछता है कि वो खुला कि नहीं, तो कैटी कहती नहीं। सैम कहते तुम आ जाओ ना, मैं दूसरी किसी सॉफ्टवेयर से खोलने की कोशिश करता हूँ, मगर कैटी नहीं मानती। तो वो फिर उससे कहता है कि देखो लोग जनरली किसी खास इंसान के बर्थडे या कोई खास इवेंट की डेट ही अपने पासवर्ड में यूज करते हैं, ट्राई करके देखो शायद खुल जाए। और जब कैटी कोशिश करती है दोस्तों वो खुल जाता है, और अंदर फिर उसे जो देखने को मिलता है ना, उससे वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि अंदर उसे 19th फ्लोर गेम का ब्लूप्रिंट मिलता है, जिससे कैटी शॉक्ड कि ये चिप मेरे डैड के पास क्या कर रही थी, उनका इस गेम से क्या ताल्लुकात है, और मेरे डैड आखिर है कहाँ। इसी के साथ दोस्तों ये पार्ट 6 यहाँ पे खत्म होता है। आगे इस सीरीज में बहुत ही अच्छा सस्पेंस बनने वाला है जो कि आखिरी में खुलेगा, तो इसीलिए अगला पार्ट भी देखने के लिए जरूर आना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।